सबको मेरा प्यारा भरा नमस्कार। जैसे पीछे वाली वीडियो मैंने कहा था कि 2 दिन बाद अपनी जो कंटिन्यू वीडियो क्लास स्टार्ट होगी, इसके लिए मैं रीट के लिए वीडियो बनाऊंगा। कक्षा 12 के लिए भी, कक्षा 11 के लिए भी और छोटी क्लासों के लिए वीडियो डेली एक वीडियो आते रहेंगे। तो आप सभी लोगों का प्यार और धन्यवाद और शुभकामनाएं बनी रहे। इसलिए ज़रूरी है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आमीन गौरी नाम से चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मेरे जो जितने वीडियो वो आधार क्लासेस झुंझुनू चैनल पे आपको मिलेंगे, उसको भी आप डेली सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप आराम से उसको देख सके। चलो फिर आज हम ऐसा एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो टॉपिक की कक्षा 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कक्षा 12 के बच्चों के लिए जो अभी 11वीं क्लास से 12वीं क्लास में प्रमोट हुए हैं, उनके लिए भी वो वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसके अलावा कंपटीशन एग्जाम में रीट के लिए भी, रीट के अंदर भी सिलेबस के अंदर है वो टॉपिक है, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा जितने भी सेकंड ग्रेड के एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम, उनमें केमिस्ट्री के अंदर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एग्जाम में अक्सर 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आज हम टॉपिक स्टार्ट करें जो सबके लिए कॉमन है, छोटे मोटे एग्जाम है, रेलवे वगैरह है, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पॉलीमर। पॉलीमर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, बहुलक, जिसको हिंदी में बहुलक कहते हैं। कक्षा 12 में ये 4 नंबर का चैप्टर है, ये जिसमें एग्जाम में इसमें 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। कक्षा 12 के लिए बहुलक वाला चैप्टर है। इसके अलावा रिट के अंदर है ये, रिट के अंदर थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नाम से संश्लेषित बहुलक नाम से ये चैप्टर दे रखा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर भी ये काम आएगा आपके। इसके अलावा सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर भी पॉलीमर है, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम केमिस्ट्री के अंदर भी पॉलीमर का चैप्टर है ये, तो वहां पर भी हम पूरा इसे डिटेल से पढ़ेंगे, वहां भी आपके पूरा ढंग से पूरा काम से आएगा। इसलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलीमर, बहुलक, जिसको हिंदी में बहुलक बोलते हैं। और पॉलीमर जो शब्द है, अब देखो आप अपनी नोटबुक निकाल लो, साथ साथ में लिखता भी जाऊंगा। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो इतना लिखना संभव नहीं होगा, तो साथ बोलता जाऊंगा, हिंट लिखते जाऊंगा, इसको आप कॉपी में उतारते जाएं, तो अपनी नोटबुक अपने साथ रखें। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलीमर। और पॉलीमर जो शब्द है, ये अंग्रेजी का ये शब्द पॉलीमर, ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का एक शब्द है पॉलीमरेज। ग्रीक भाषा का शब्द है कि ये पॉलीमरेज, पॉलीमरेज। और ये पॉलीमरेज शब्द है ग्रीक भाषा का, ये शब्द भी क्या, 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो पॉली और एक शब्द है मरेज। आपको कई बुकों में मरेज की जगह आपको मर लिखा हुआ मिलेगा, वहां पर पॉलीमरेज को न लेकर काम में पॉलीमर को काम में लिया गया है, तो उसमें लिख दिया कि पॉली प्लस मर, एक ही बात है। लेकिन वास्तविक जो नाम है वो है पॉलीमरेज ही है, ग्रीक भाषा का शब्द है पॉलीमरेज, पॉली प्लस मरेज। और पॉली का अर्थ क्या होता है, मेनी, यानी बहुत सारे, यानी ज्यादा, बहुत से। और मरेज यानी मर, मर मीन्स होता है पार्ट्स यानी हिस्से, पार्ट्स या हिस्से। इसका मतलब पॉलीमर या बहुलक में क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे हिस्से होते हैं, यानी बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं। और उस बड़ी इकाई को क्या बोलते हैं हम, बहुलक बोलते हैं। कहने का मतलब है कि छोटी छोटी इकाइयां ऐसे इस तरह से छोटी छोटी इकाइयां मिलती जाए, जैसे ये इकाई ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, सभी मिल जाए और एक बड़ी इकाई का निर्माण कर ले। इस प्रकार से ये छोटी इकाइयों के मिलने से बड़ी इकाई जो बनी है, इस बड़ी इकाई को क्या बोलते हैं हम, बहुलक बोलते हैं। जैसे आप जनरली छोटी क्लासों के अंदर भी सभी जानते हैं कि जैसे पॉलीथीन का आपने नाम सुना है, और पॉलीथीन में क्या है, इस तरह से लिखते हैं, पॉलीथीन किसका बहुलक है, एथीन का बहुलक है। और एथीन का सूत्र क्या होता है, इसे लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथीन है। और एथीन की HC बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयां मिलकर, n संख्या में एथीन की इकाइयां मिली और मिलकर एक बड़ी संरचना का निर्माण कर दिया एथीन की, जिसको इस प्रकार से लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड टूट जाएगा, पाई बंद टूटा, दोनों तरफ 2 बन जाएंगे, सिग्मा बंद, और ये n संख्या में जुड़ गई। ये तो एथीन थी, और बहुत अधिक जुड़े तो नाम के आगे क्या लग जाएगा, पोली। एथीन प्लस पोली, तो यानी इसका नाम क्या हो गया, पोलीथीन। ये पोलीथीन तो क्या है, बहुलक है, ये तो है बहुलक।
बहुलक। और एथीन है जिससे बहुलक का निर्माण हो। जो छोटी छोटी इकाइयां मिलकर बहुलक का निर्माण करती है उन छोटी इकाइयों को बोलते हैं एकलक, यानी मोनोमर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? मोनोमर। इंग्लिश के वर्ड भी हिंदी मीडियम वाले साथ में याद रखें, आगे ये टर्मिनोलॉजी बहुत काम में आती है, इसलिए इंग्लिश के जो साइंस के वर्ड उनको हिंदी या इंग्लिश दोनों में आनी चाहिए आपको। तो एकलक यानी इसको मोनोमर बोलते हैं। इसका मतलब छोटी इकाइयां जिनसे बहुलक का निर्माण उनको बोलते हैं एकलक या मोनोमर। और एग्जाम में कई बार इस पे क्वेश्चन पूछते हैं कि बहुलक की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई को कहा जाता है, यानी जिससे बहुलक का निर्माण होता है उस छोटी छोटी इकाई क्या बोलते हैं? मोनोमर या एकलक कहा जाता है। तो यानी एकलक के जुड़ने से क्या है? बहुलक का निर्माण हुआ है। और एकलक से जब बहुलक का निर्माण हुआ यानी एथीन से जब पॉलीथीन का निर्माण हुआ, निर्माण करने की यह जो प्रोसीजर है, ये प्रक्रिया जो है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन। क्या कहते हैं इसको? इसको बोलते हैं बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, या इसको बोलते हैं बहुलीकरण। यहाँ पर दो तीन चीजें देखो, दो तीन क्वेश्चन बन गए हैं। एक तो एकलक को परिभाषित करो, जैसे 12वीं क्लास में आता है कि एकलक क्या है, बहुलक की संरचनात्मक इकाई को एकलक कहा जाता है, ये याद रखना है। आप लिख सकते हो अपनी कॉपी में कि बहुलक की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई को एकलक कहा जाता है। या फिर एग्जाम में क्वेश्चन कहता है बहुलीकरण किसे कहते हैं, तब क्या लिखोगे आप? बहुलक बनने की प्रक्रिया को बहुलीकरण कहा जाता है। बहुलक बनने की क्रिया बहुलीकरण कहलाती है, ये थोड़ा आपको याद रखना है। और या फिर पूछ लेते हैं कि बहुलक किस भाषा के शब्द या किस शब्द से मिलकर बना है? किस भाषा शब्द से बना है? ये पॉलीमरेज से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? बहुत सी छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी इकाई का निर्माण करें, उसको बोलते हैं पॉलीमर या पॉलीमरेज शब्द से बना है। ये थोड़ा आपको याद रखना है। ये तो जनरल थोड़ा सा कि पॉलीमर है क्या, पॉलीमर किसको बोलते हैं, या छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने या कंपटीशन एग्जाम के लिए छोटा ये बन जाएगा कि बहुलक की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई को कहा जाता है, तब किसका नाम आ जाएगा? एकलक आ जाएगा। ये तो है बहुलक है क्या। अब इसके बाद इस बहुलक में हम सेकंड टॉपिक जो पढ़ेंगे, अब इसको आप थोड़ा नोट कर ले या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद इस बहुलक का सेकंड टॉपिक जो है वो हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बहुलक, यानी बहुलक, यानी बहुलक का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ बहुलक यानी पॉलीमर, तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। और पॉलीमर के क्लासिफिकेशन में से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो 12th क्लास के लिए भी यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे, अंतर पे क्वेश्चन आते हैं कैसे वो, और बाकी कंपटीशन एग्जाम में तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसके क्लासिफिकेशन पे, यानी किस प्रकार से इसका वर्गीकरण करेंगे। और बहुलक को अलग अलग आधार से बांटते हैं, यानी बांटने के अलग अलग आधार। इस प्रकार छोटा सा एक चार्ट बनाओ, जिस चार्ट को हम फिर बाद में क्या है अलग से पूरे टॉपिक को अलग अलग डिवाइड करके अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे, किस प्रकार से कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 12th क्लास के लिए, कौन सा इंपॉर्टेंट चीज है वो। तो पॉलीमर है, पॉलीमर का क्लासिफिकेशन वो इसको बांटने के अलग अलग ये ऐसे 5-6 आधार है। एक तो सबसे पहले बांटने का आधार, इसको लिखते हैं प्राप्ति स्रोत के आधार पर। प्राप्ति स्रोत के आधार पर, प्राप्ति स्रोत के आधार पर, जिसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, यानी प्राप्ति स्रोत के आधार पर। दूसरा बांटने का आधार है सेकंड बी लिखे, और बी लिखे तो इसको लिख दे निर्माण के आधार पर। निर्माण के आधार पर, जिसको लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन। थर्ड है बांटने का आधार तीसरा, थर्ड लिखे संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर, जिसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी संरचना के आधार पे। चौथा प्रकार बांटने का आधार, यानी
जो एकलक इकाइयां बहुलक में जुड़ी है उन इकाइयों के आधार बांटे, यानी एकलक इकाइयों के आधार पर। एकलक इकाइयों के आधार पर, या इसको कई बार बोलते हैं संगठन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, संगठन के आधार पे, या ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर, यानी एकलक इकाइयों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर। और पांचवा बांटने का आधार ताप के आधार पर, ताप के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप के प्रभाव के आधार पर बोल सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। और एक छोटा सा इसका अलग से प्रकार और है, और वो है बहुलक इकाइयों के मध्य लगने वाले आणविक आकर्षण के आधार पर, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन पॉलीमर यूनिट्स, यानी इकाइयों के मध्य आणविक आकर्षण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इनके आधार पे, यानी बांटने के ये 6 आधार है बहुलक को अलग अलग, यानी एक बहुलक को हम ऐसे 6 प्रकार से अलग अलग प्रकार से बांट सकते हैं। और एग्जाम में इसी पे बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। 12th क्लास के अंदर भी छोटे क्वेश्चन आते हैं, शुरू शुरू वाले 8-10 क्वेश्चन, उनमें भी छोटा क्वेश्चन आता है। ये कई बार पूछ लेते हैं निम्नलिखित में से, जैसे कंपटीशन एग्जाम में आता है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा संघनन बहुलक का उदाहरण है, या पूछते हैं निम्नलिखित कौन सा योगात्मक बहुलक है, या कौन सा प्राकृतिक बहुलक, या कौन सा ये संश्लेषित बहुलक का उदाहरण, या मानव निर्मित बहुलक कौन सा है, ताप दृढ़ बहुलक का उदाहरण कौन सा है, ताप सुन्यम्य बहुलक कौन सा है, या प्रत्यास्थ बहुलक कौन से हैं। इस प्रकार से अलग अलग क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उसके 4 ऑप्शन लिख देते हैं नीचे, एग्जाम्पल कैसे याद करेंगे वो, या फिर 12th क्लास के हिसाब से पूछे तो इस प्रकार छोटा सा क्वेश्चन लिख देते हैं नीचे। इसका आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है अति लघुत्तम क्वेश्चन के अंदर आपको एक छोटा सा एक शब्द लिख के उसका उत्तर लिखना पड़ता है। यानी ये 6 इसके बांटने का आधार है, और प्रत्येक में अलग अलग इसके टाइप है। हम यहाँ नाम लिखेंगे, फिर उसको अलग अलग हम अलग से डिस्क्रिप्शन करें इसका। एक तो प्राप्ति स्रोत के आधार पे, प्राप्ति स्रोत के आधार मतलब ये बहुलक प्रकृति में हमें कहाँ से प्राप्त हुए, हमारे पास कैसे पहुंचे ये। और प्राप्ति स्रोत के आधार पे इसको हम अलग अलग 3 प्रकार से बांट सकते हैं। एक को तो बोलते हैं प्राकृतिक बहुलक, एक को कहेंगे प्राकृतिक बहुलक जिसको बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर, प्राकृतिक बहुलक नेचुरल पॉलीमर। दूसरा संश्लेषित बहुलक, संश्लेषित बहुलक सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर। तीसरा इन दोनों का मिला हुआ रूप, दोनों को मिला के बनाए, उसको बोलते हैं अर्ध संश्लेषित बहुलक, अर्ध संश्लेषित बहुलक या सेमी सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। यानी प्राप्ति स्रोत यानी कहां से प्राप्त हो रही है इसके आधार पर इसके 3 प्रकार है। तीनों में एग्जाम्पल कौन से हैं, कैसे याद रखना है, वो इसमें हम अलग से करेंगे। तो प्राप्ति स्रोत के आधार पर इसके 3 प्रकार। फिर निर्माण के आधार पे, मतलब जब इनका निर्माण हो तो इकाइयां वो जुड़े, वो किस प्रकार से जुड़े, उनके आधार पे इसके 2 प्रकार हैं। 2 प्रकार में नंबर 1 पहला, इसको बोलते हैं योगात्मक बहुलक, योगात्मक बहुलक जिसको बोलते हैं एडिशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर। दूसरा है सेकंड, और ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दोनों में अंतर आता है एग्जाम में, 12th क्लास में तो अंतर आता है। योगात्मक व संघनन बहुलक में कोई 2 अंतर लिखिए या कोई एक अंतर लिखिए। योगात्मक बहुलक है, दूसरा है संघनन बहुलक जिसको बोलते हैं कंडेंसन पॉलीमर।
संघनन बहुलक यानी कंडेंसन पॉलीमर, निर्माण के आधार पर। फिर है संरचना के आधार पे, यानी बहुलक की स्ट्रक्चर कैसी है, इस आधार पे इसको अलग अलग प्रकार में बांटते हैं। 3 अलग अलग इसके प्रकार है। नंबर 1 तो है रेखीय बहुलक। रेखीय बहुलक जिसको बोलते हैं लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर। और एक है दूसरा 2 नंबर शाखित बहुलक। शाखित बहुलक जिसको बोलते हैं ब्रांच्ड पॉलीमर। शाखित किस प्रकार शाखाएं निकली उसके आधार पे। थर्ड है तिर्यक बंध बहुलक। तिर्यक बंध बहुलक यानी क्रॉस बॉन्डेड पॉलीमर या क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बोलते हैं इसको। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बोल देते हैं, या इसको बोलते हैं क्रॉस बॉन्डेड बहुलक यानी पॉलीमर भी कहते हैं इसको। इसके 3 प्रकार है संरचना के आधार पे। रेखीय संरचना हो, रेखीय संरचना के साइड में कोई ब्रांच निकल जाए उसके आधार पे। तीसरा 2 इकाइयों के बीच में क्रॉस बॉन्ड बन जाए उसके आधार पे इसके अलग अलग प्रकार है। तो यानी इसके 3 प्रकार है संरचना के आधार पे, रेखीय, शाखित और तिर्यक बंध। फिर एकल इकाइयों के आधार पर जुड़ने वाली इकाइयां वो कैसी है। जुड़ने वाली इकाइयां, अगर सभी इकाइयां समान एक जैसी जुड़ रही है वो हो सकता है, सभी इकाइयां समान नहीं जुड़े वो हो सकता है। अगर सभी इकाइयां समान जुड़ रही है, समान मतलब सम, और अगर समान नहीं हो तो क्या बोलते हैं उसको, विषम। इसका मतलब इसके आधार पे इसके 2 प्रकार हो सकते हैं। एक को तो बोलते हैं समबहुलक होमोपॉलीमर। समबहुलक जिसको बोलते हैं होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर। और एक होता है दूसरा विषम बहुलक जिसको बोलते हैं हेट्रोपॉलीमर। तो समबहुलक जुड़ने वाली सभी इकाइयां समान, विषम बहुलक में जुड़ने वाली सभी इकाइयां समान नहीं होती। यानी इसके आधार पर इसके 2 प्रकार है। एकलिक इकाइयों के आधार पर इसके 2 प्रकार, समबहुलक और दूसरा क्या है, विषम बहुलक। फिर है तीसरा, ये लास्ट, ये पांचवा प्रकार है इसका ताप के आधार पे, यानी बहुलक पर ताप का इफेक्ट क्या होता है। अब ताप का इफेक्ट 2 प्रकार से हो सकता है कि ताप का प्रभाव पड़े या ताप का प्रभाव न पड़े। इसका मतलब इसके आधार पे इसके 2 प्रकार बांट सकते हैं हम। 2 प्रकार में एक को तो बोलते हैं ताप सुनम्य या ताप सुघट्य, इसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक, ताप सुनम्य। और दूसरा इसका टाइप है सेकंड, दूसरा सेकंड टाइप ताप, उसके आधार पे तो ताप दृढ़ बहुलक। दूसरा ताप दृढ़ जिसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इंग्लिश में आप जगह नहीं आप लिख लो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यानी ताप के आधार पे इसके 2 प्रकार है, ताप सुनम्य या इसको बोलते हैं ताप सुघट्य जिसको इंग्लिश में बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। और इसका इंग्लिश का नाम पेपर में हिंदी में लिखा हुआ आता है ऐसा, इस तरह, इसलिए इंग्लिश का नाम याद रखना जरूरी है। और पेपर में अधिकतर कभी भी ताप सुनम्य शब्द तो 5-10% ही आता है, बाकी जो है ना ताप सुनम्य की जगह इंग्लिश का शब्द जो है थर्मोप्लास्टिक, ये एग्जाम में इसी प्रकार से इंग्लिश को हिंदी में लिख के बताते हैं कि थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है या थर्मोप्लास्टिक क्या है। और एक है ताप दृढ़ जिसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग, तो ये भी हिंदी में लिखा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग दोनों मंत्र आता है वो अलग से हम करेंगे। यानी ताप के आधार पे इसके 2 प्रकार है, ताप सुनम्य और ताप दृढ़, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब इकाइयों के मध्य लगने वाले आकर्षण के आधार पर इसका लास्ट 6ठा प्रकार या 6ठा बांटने का आधार है इकाइयों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। इसके आधार पे और इसके आधार पे इसको अलग अलग प्रकार में बांटते हैं। एक तो बोलते हैं प्रत्यास्थ बहुलक जिसको बोलते हैं इलास्टोमर, प्रत्यास्थ बहुलक इलास्टोमर।
प्रत्यास्थ बहुलक। दूसरा ऐसे कि इसका है वो है रेसे फाइबर, यानी रेसे। तो प्रत्यास्थ बहुलक दूसरा टाइप का इसका रेसे यानी फाइबर। तो बहुलकों को अलग अलग आधार से बांट रहे हैं, इसके 6 आधार है और हर एक आधार में इसके अलग अलग टाइप है। ये थोड़ा सा आपको अलग से थोड़ा सा याद रखना है, इसको आप एक बार जल्दी से लिख लो या इसका आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से एक। उसके बाद हम अलग अलग प्राप्ति स्रोत के आधार पे 3 प्रकार है उसके अलग अलग हम पढ़ेंगे, निर्माण के आधार पे अलग पढ़ेंगे, संरचना के आधार, क्योंकि एक साथ सबको पढ़ाना यहाँ बोर्ड पे संभव है नहीं, तो अलग अलग लेके करेंगे इनको हम। तो इसके 6 आधार प्राप्ति स्रोत के आधार में प्राकृतिक बहुलक, संश्लेषित, अर्ध संश्लेषित। निर्माण के आधार पे इसमें योगात्मक बहुलक, संघनन बहुलक। संरचना के आधार पे इसको 3 प्रकार बांटते हैं, रेखीय बहुलक, साकित बहुलक और तिर्यकबंध बहुलक। एकलक इकाइयों के आधार पे इसको समबहुलक और विषम बहुलक के रूप में बांटते हैं। और ताप के आधार पे इसको ताप सुनम्य और ताप दृढ़ 2 प्रकार में बांटेंगे। और इकाइयों के मध्य लगने वाले इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, आणविक आकर्षण बल के आधार पे इसको प्रत्यास्थ और रेसे 2 टाइप में बांटते हैं। तो ये 6 आधार बांटने के, और 6 में प्रत्येक में एक दो इसके टाइप है, वो थोड़ा सा आपको याद रखने। ये तो है बहुलकों का वर्गीकरण, इसका एक चार्ट है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब हम इसमें फर्स्ट डिस्कस करेंगे पहला कि प्राप्ति स्रोत के आधार पर बहुलकों के प्रकार, इसके एग्जाम्पल कौन से वो करेंगे। अब देखो पहला हेडिंग लिख लो आप, नंबर ए लगा के लिख लो प्राप्ति स्रोत के आधार पर। ये मिटा रहा हूं मैं, अब इसको मिटा देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आगे पूछता जाऊंगा और आप लोग साथ साथ में इसको बताते जाना कि कौन से टाइप के अंदर कौन कौन से टाइप आते हैं। अब देखो इसके अंदर पहला टाइप है ए, और ए में क्या है फर्स्ट नंबर 1, और वो कौन सा है प्राप्ति स्रोत के आधार पर। और प्राप्ति स्रोत के आधार पर इसके कितने टाइप थे 3, कौन कौन से, प्राकृतिक, संश्लेषित, तीसरा अर्ध संश्लेषित। पहले इसका क्या था प्राकृतिक बहुलक, यानी नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर प्राकृतिक बहुलक। और प्राकृतिक बहुलक कौन से, यानी वे बहुलक जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो, जिनके निर्माण में मनुष्य का कोई भी योगदान नहीं है, यानी जो प्रकृति में अपने आप बने हैं। और अपने आप किससे बनेंगे, या तो प्लांट में बनेंगे या फिर क्या एनिमल या जंतु के शरीर में बनते हैं। यानी जो प्रकृति जिसका खुद निर्माण करे उसको बोलते हैं प्राकृतिक बहुलक। इसमें आप क्या लिखोगे, प्रकृति में निर्मित, मैं लिख रहा हूं शॉर्ट में लिख रहा हूं कि प्रकृति में ये बहुलक प्रकृति में निर्मित होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, इनके निर्माण में, इनके निर्माण में मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता, निर्माण में मनुष्य का कोई योगदान नहीं है, इनके निर्माण में प्रकृति में अपने आप बनते हैं। अब एग्जाम्पल याद रखने, पेपर में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एग्जाम्पल आते हैं, प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। और इसमें ये आपको मेन मेन एग्जाम्पल याद रखने, हमारे शरीर में कौन कौन से, जिसको वृत्त अणु मैक्रोमोलिक्यूल भी बोलते हैं और बहुलक भी बोलते हैं। तो सभी मैक्रोमोलिक्यूल बहुलक, लेकिन सभी बहुलक मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होते, यानी वृत्त अणु नहीं होते। जैसे प्रोटीन, प्रोटीन किसका बहुलक है, एमिनो अम्ल का। स्टार्च, पौधों के अंदर अनाज जो बनता है वो स्टार्च से बनता है, स्टार्च किसका बहुलक है, अल्फा डी ग्लूकोज का। ऐसे ही एग्जाम्पल, पौधों का शरीर किसका बना होता है, सेलुलोज का, है ना। तो स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक, सेलुलोज है बीटा डी ग्लूकोज का बहुलक। इसी प्रकार से न्यूक्लिक अम्ल, एक वर्त अणु है बहुलक की तरह, न्यूक्लिक अम्ल, ये भी कौन सा है, ये क्या है, ये भी प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। सेलुलोज वाला इसी प्रकार से कपास,
जिसमें मुख्य रूप से सेल्यूलोज होता है 95%, है ना। कपास है, रुई जिसको बोलते हैं, है ना, या ऊन है, ये सारे क्या है, प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण है। ये प्राकृतिक बहुलक के थोड़े से एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको। प्रोटीन, स्टार्च, सेल्यूलोज, न्यूक्लिक अम्ल, रुई, ऊन, ये सारे क्या है, प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण है। तो प्रकृति में निर्मित है, मनुष्य का इसमें निर्माण में कोई योगदान नहीं है, और एग्जाम्पल आपको याद रखनी है। दूसरा है सेकंड टाइप, दूसरा 2 नंबर संश्लेषित बहुलक, सिंथेटिक पॉलीमर। संश्लेषित बहुलक, सिंथेटिक पॉलीमर, पीछे लिख दिया इंग्लिश में मैंने शब्द, संश्लेषित बहुलक या सिंथेटिक पॉलीमर। और संश्लेषित बहुलक मतलब संश्लेषण हुआ है, यानी जिसका मनुष्य के द्वारा निर्माण किया गया है। मतलब प्रकृति में अपने आप नहीं बने ये, इसका निर्माण मनुष्य ने किया है। मनुष्य के द्वारा फैक्ट्रियों में बनाए गए बहुलक को क्या कहलाएंगे, सारे संश्लेषित बहुलक है। और संश्लेषित बहुलक क्या लिखोगे, मनुष्य द्वारा मनुष्य द्वारा निर्मित सभी बहुलक, मनुष्य द्वारा निर्मित सभी बहुलक क्या कहलाएंगे, संश्लेषित बहुलक कहलाएंगे, यानी इसका निर्माण मनुष्य के द्वारा होता है। इनके अलावा प्रोटीन, स्टार्च, सेल्यूलोज, न्यूक्लिक अम्ल, रुई, ऊन, इनके अलावा आपके दिमाग में जो जो भी चीजें आ रही है सारी किस में आएगी, संश्लेषित बहुलक में आएगी। कोई भी नाम हो आपको, जैसे आप पढ़ते हो ना, आगे पढ़ेंगे पूरा, पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, PAN, पूरा नाम लिखाएंगे आप, इसके बाद में अलग से पढ़ेंगे पीवीसी, PN, तब इसका पूरा नाम भी आपको लिखा देंगे, इकाइयां लिखाएंगे। तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड, PAN, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल, PS, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथीन, नाइलॉन 6, नाइलॉन 66, पढ़ते हो, नाइलॉन अलग प्रकार है, नाइलॉन 610, है ना, जैसे टेरिलीन, जिसका एक नाम और इसको डेक्रोन भी बोलते हैं, टेरिलीन या डेक्रोन, या संश्लेषित रबड़। प्राकृतिक रबड़ किस में आएगा, प्राकृतिक रबड़ आएगा प्राकृतिक बहुलक में, प्राकृतिक रबड़ तो प्राकृतिक रबड़ आएगा प्राकृतिक बहुलक में, लेकिन संश्लेषित रबड़ किस में आएगा, संश्लेषित बहुलक में। और संश्लेषित रबड़ में अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे हम, ब्यूना एन, पढ़ा हुआ आपने नाम, ब्यूना एस, नियोप्रीन रबड़, सॉरी, ये नियोप्रीन रबड़, तो ये संश्लेषित रबड़ है सारे। इसी प्रकार से PHBB, इसका हम पूरा नाम भी करेंगे, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट, मतलब इसके नाम है। तो ये भी सारे कौन से हैं, बेकेलाइट, बेकेलाइट, ये सारे कौन से हैं, ये संश्लेषित बहुलक के एग्जाम्पल है। तो आपको थोड़े से एग्जाम्पल याद रखने हैं, मनुष्य के द्वारा बनाया गया बहुलक संश्लेषित बहुलक, और इसके उदाहरण आपको याद रखने। और ये जिसका निर्माण प्रकृति में हुआ वो कौन सा है, प्राकृतिक बहुलक, इसके आपको एग्जाम्पल याद रखने। उसके बाद तीसरा टाइप इसमें प्राप्ति स्रोत में, तीसरा प्रकार यहां लिख रहा हूं मैं, तीसरा दोनों का मिला हुआ रूप, जिसको क्या बोलते हैं, अर्ध संश्लेषित, सेमी सिंथेटिक, अर्ध संश्लेषित बहुलक। और अर्ध संश्लेषित में देखो, ये बहुलक जो है, ये बहुलक है तो प्राकृतिक बहुलक ये वाले, लेकिन इन प्राकृतिक बहुलक की कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं करवाकर इसमें कुछ अलग से हमने अपने हिसाब से कुछ पार्ट इसमें जोड़ दिए। मतलब प्राकृतिक बहुलक के साथ की रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा साथ में इसमें कुछ जोड़े गए पार्ट, तो आधा तो प्राकृतिक है ही, आधा रासायनिक अभिक्रिया से हमने इसका संश्लेषण कर दिया, जोड़ दिया, तो वो संश्लेषित हो गया। तो आधा प्राकृतिक और आधा क्या हो गया, संश्लेषित। तो दोनों का मिला रूप कहलाएगा अर्ध संश्लेषित, यानी प्राकृतिक बहुलक
में कृत्रिम रूप से, प्राकृतिक बहुलक में कृत्रिम रूप से अन्य भागों को जोड़ने पर, अन्य भागों को जोड़ने पर अर्ध संश्लेषित बहुलक प्राप्त होते हैं, अर्ध संश्लेषित बहुलक प्राप्त होते हैं। और इसके अंदर याद क्या रखना है एग्जाम्पल में, जैसे ये है, ये क्या है, सेलुलोज है, प्राकृतिक बहुलक। और अगर इसको हम लिख दे, सेलुलोज तो है ही, सेलुलोज, इस तरह से सेलुलोज, और इसकी क्रिया करवाए नाइट्रिक अम्ल के साथ, करवाते क्या बन जाएगा, सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज नाइट्रेट, जिसका अब देखो इसमें ये तो प्राकृतिक वाला भाग और नाइट्रो समूह जुड़ गया, तो क्या हुआ, सेलुलोज नाइट्रेट, ये संश्लेषित वाला भाग, नाइट्रेट वाला भाग, नाइट्रो समूह वाला, तो सेलुलोज नाइट्रेट, जिसका एक अलग से नाम इसको होता है गन कोटन, गन कोटन, और ये होता है विस्फोटक, ये क्या है, विस्फोटक होता है, यानी इसका उपयोग विस्फोटक पदार्थ के रूप में करते थे, सेलुलोज नाइट्रेट जिसको गन कोटन बोलते हैं। तो तीसरा इसका प्रकार कौन सा है, अर्ध संश्लेषित बहुलक। और अर्ध संश्लेषित मतलब यानी जिसमें कुछ भाग तो प्राकृतिक है और कुछ भाग इसका क्या है, संश्लेषित, यानी है तो बहुलक ये प्राकृतिक ही, प्राकृतिक वाला बहुलक है, लेकिन हुआ क्या, इस प्राकृतिक बहुलक की हमने कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं करवाई, और रासायनिक अभिक्रिया करवाने के दौरान कुछ इसमें भाग बाहर से हमने ऐड कर दिया, जोड़ दिया, तो प्राकृतिक बहुलक में कृत्रिम बहुलक साथ में जुड़ गया, तो इसको बोलते हैं अर्ध संश्लेषित, यानी आधा संश्लेषित आधा प्राकृतिक। तो अर्ध संश्लेषित बहुलक यानी प्राकृतिक बहुलक में कृत्रिम रूप से अन्य भागों को जोड़ने पर अर्ध संश्लेषित बहुलक प्राप्त होता है। और अर्ध संश्लेषित में आपको मुख्य रूप से दो एग्जाम्पल तो याद रखने, दो उदाहरण, और एग्जाम में ये दो एग्जाम्पल बहुत बार पूछते हैं। एक जैसे ये नाम है सेल्यूलोज, क्या है, प्राकृतिक बहुलक है, और इसकी क्रिया किससे करवाई, नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाई सेल्यूलोज की, तो इसमें नाइट्रेट यानी नाइट्रो समूह वाला भाग सेल्यूलोज के साथ जुड़ गया, और नाइट्रो समूह हमेशा विस्फोटक होता है, इसलिए बन गया सेल्यूलोज नाइट्रेट। और इसका उपयोग होता है, जिसको बोलते हैं गन कोटन कहते हैं, इसका सामान्य नाम गन कोटन, जिसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। प्रथम विस्फोटक डायनामाइट, जिसका निर्माण अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, जिसके नाम से नोबेल पुरस्कार चलता है ना, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा सबसे पहले डायनामाइट का निर्माण किया गया था। और उस डायनामाइट में किसका उपयोग किया गया था, गन कोटन का उपयोग किया गया था, सेलुलोज नाइट्रेट को। और इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल देखें इसका, तो सेलुलोज क्रिया करवा दे एसिटिक अम्ल के साथ, तो उसको बोलते हैं सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज एसीटेट। तो सेलुलोज नाइट्रेट और सेलुलोज एसीटेट दोनों कौन से बहुलक है, ये दोनों कौन से हैं, अर्ध संश्लेषित, यानी आधे प्राकृतिक और आधे क्या है, संश्लेषित है। ये तो है प्राप्ति स्रोत के आधार पे, यानी इन बहुलकों को हमने कहां से प्राप्त किया है, तो इसके आधार पर प्राकृतिक बहुलक प्रकृति से बनने वाले एग्जाम्पल याद रखने हैं, संश्लेषित बहुलक जिनका निर्माण मनुष्य के द्वारा किया गया है, इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं। तीसरा दोनों का मिला रूप अर्ध संश्लेषित बहुलक, आधा प्राकृतिक आधा संश्लेषित जुड़ा हुआ भाग, जिसके एग्जाम्पल याद रखने, सेलुलोज नाइट्रेट, गन कोटन, ये याद रखना, गन कोटन बहुत इंपॉर्टेंट है, गन कोटन। और एक है सेलुलोज एसीटेट, दोनों कौन से हैं, अर्ध संश्लेषित बहुलक हैं। इसके अलावा फिर सेकंड टाइप जो बांटने का आधार दूसरा, यानी एक तो प्राप्ति स्रोत के आधार पे हो गया, तो दूसरा प्रकार कौन सा है सेकंड, जो पीछे आपको लिखा है अभी मैंने, एक तो प्राप्ति स्रोत के आधार पे, दूसरा है इसको बोलते हैं निर्माण के आधार पर, यानी बहुलक जो है उसका निर्माण करें तो किस प्रकार से उसका निर्माण हो उसके आधार पे करें। तो दूसरा प्रकार बांटने का वो है निर्माण के आधार पर, बी है निर्माण के आधार पर। और निर्माण के आधार पे इसमें पहला प्रकार कौन सा है, नंबर 1 योगात्मक बहुलक, और दूसरा कौन सा है, संघनन बहुलक, एडिशन पॉलीमर। दूसरा कौन सा है,
कंडेंसेशन पॉलीमर। अब देखो कंडेंसेशन पॉलीमर जो है और योगात्मक पॉलीमर यानी योगात्मक बहुलक, इन दोनों में एग्जाम में क्या क्वेश्चन जो आता है ना, जैसे कंपटीशन एग्जाम में तो इसके एग्जाम्पल पूछते हैं, योगात्मक बहुलक का उदाहरण कौन सा है, संगनन बहुलक का उदाहरण कौन सा है, तो कंपटीशन एग्जाम में तो इसमें क्या है, आप क्वेश्चन जो आएंगे वो इसके एग्जाम्पल्स आएंगे। लेकिन 12th क्लास की जब बात करें उस अवस्था में थोड़ा याद भी रखना है। कई बार क्या आजकल के एग्जाम के लिए क्वेश्चन थोड़े खत्म से हो गए, सारे क्वेश्चन आ गए, अब बच्चे क्या है कि इसमें क्यों घुमा फिरा क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। अब कई बार पूछ लेते हैं बहुलीकरण की वह क्रिया या बहुलक निर्माण या वह बहुलक जिसके निर्माण में सभी इकाइयों का योग हो जाता है तथा बहुलक का अणुभार इकाइयों के अणुभार के योग के बराबर रहता है, तो वह बहुलक है। या कई बार पूछ लेते हैं जिस बहुलीकरण में बहुलक बनने के साथ में छोटे अणुओं का साथ में निष्कासन होता है वह बहुलक कहलाता है। कई बार इसकी परिभाषा पे एग्जाम में यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वो थोड़े हमें पूरा या ढंग से याद रखना है, इसको योगात्मक कौन सा संगणन कौन सा है। और 12th क्लास में पूछते तो एग्जाम्पल में इन दोनों की क्या है अंतर पूछते हैं, योगात्मक व संगणन बहुलक में कोई अंतर लिखिए, और अंतर आपको पता हमेशा सारणी बना के देते हैं, अंतर वाला लिखोगे जहाँ लिख दे ऐसे योगात्मक, एक तो है एडिशन ये पॉलीमर योगात्मक बहुलक, दूसरा कौन सा है संगणन बहुलक, दूसरा है संगणन बहुलक, दोनों का अंतर करें। अब देखो अंतर में क्या है, एक तो अभी लिखा निर्माण के आधार पर, निर्माण किस प्रकार से हुआ है। अब देखो इसके निर्माण में योगात्मक में क्या है, जब जुड़ेंगे तो सभी इकाइयां आपस में जुड़ जाएगी, और सभी इकाइयां जुड़ जाएगी तो जुड़ने के बाद एक बड़ी इकाई का निर्माण होगा, और उस इकाई के साथ में छोटे अणु बाहर नहीं निकलेंगे, सभी अणुओं का योग हो जाएगा बिल्कुल एक 10 10 10 10, जैसे 4 बार 10 10 जुड़े, जुड़ने के बाद 40 बन गया, साथ में छोटा कुछ बाहर नहीं निकला, जिसमें केवल योग हो वो तो योगात्मक बहुलक। इसका मतलब योगात्मक बहुलक में क्या लिखोगे आप, यानी वे बहुलक जिनके निर्माण में सभी एकलक इकाइयों का यानी मोनोमर एकलक इकाइयों का योग हो जाता है तथा साथ में छोटे अणुओं का निष्कासन नहीं होता। मतलब पूरे अणु जुड़ जाएंगे, एक पूरा बहुलक ही बन जाएगा, उसके साथ में कोई छोटे अणु बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन संगणन में क्या लिखोगे आप, पहला अंतर में, यानी वे बहुलक जिनके निर्माण में सभी एकलक इकाइयों का योग हो जाता है तथा साथ में बहुलक के साथ में अन्य छोटे अणु जैसे अमोनिया NH3 ROH एल्कोहल है, या जैसे छोटे छोटे जल के अणु हैं उनका साथ में बाहर निकलना। इसका मतलब बहुलक बनेगा, साथ में छोटे अणु भी साथ में एक उप उत्पाद के रूप में यानी एक सब प्रोडक्ट यानी साइड प्रोडक्ट के रूप में छोटे अणु बाहर निकलते चले जाएंगे। तो इसमें क्या लिखोगे कि वे बहुलक जिनके निर्माण में सभी एकलक यानी मोनोमर इकाइयों का योग तो होता ही है लेकिन साथ में छोटे अणु जैसे अमोनिया है, H2O है जल है, थोड़ा जैसे एल्कोहल है एसेट्रा आदि का भी निष्कासन हो जाता है, तो मतलब योगात्मक में वे बहुलक जिनमें सभी एकलक इकाइयों का योग हो जाए, साथ में कोई छोटे अणु नहीं निकले, केवल बहुलक बने, तो योगात्मक बहुलक। संगणन बहुलक में क्या है, सभी छोटी इकाइयों का योग हो,
योग होने के बाद बहुलक तो बनेगा, साथ में छोटे अणु बाहर निकलते चले जाएंगे। छोटे अणु निकलेंगे तो कौन सा कहलाएगा, वो संघनन बहुलक कहलाएगा। और तीसरा जो सॉरी इसका सेकंड जो है वो लिखेंगे अंतर में, योगात्मक में। अब देखो योगात्मक में छोटे छोटे अणु जुड़ गए, सबका योग हो गया। अब जैसे सपोज करो यूं कह दे कि ए ऐसे, बी छोटी इकाई ऐसे, सी छोटी इकाई जैसे कहते इसका अणुभार 10, इसका 10, इसका 10, और तीनों जुड़ गए। जुड़ने के बाद एक बड़ी इकाई बन गई जिसका अणुभार कितना हो जाएगा, मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसका सबका योग हो गया। इसका मतलब क्या लिखोगे कि बहुलक का अणुभार यानी मोलिकुलर मास, बहुलक का अणुभार एकल इकाइयों के अणुभार के योग के बराबर प्राप्त होता है। जहां सब इकाइयों का योग करे वही बहुलक का अणुभार यानी मोलिकुलर मास प्राप्त हो, वो कहलाएगा योगात्मक। अब देखो संघनन में हमने क्या किया है कि साथ में छोटे अणु निकल गए। अब देखो कह दे इसकी तरह कि कह दे कि ए फिर बी फिर सी, जैसे 3 जुड़े यूं। इसका जैसे अभी आपने कहा कि 10 अणुभार, इसका मोलिकुलर मास 10 10 10, और तीनों जुड़े, जुड़ने के बाद बड़ी इकाई बनी, साथ में छोटा मॉलिक्यूल भी बाहर निकल गया ऐसे। अब ये तो पॉलीमर है। अब ये साथ में क्या है, साइड प्रोडक्ट, जैसे H2 मॉलिक्यूल निकल गया मान लो। अब इनका टोटल अणुभार कितना हो गया, 10 10 20 और 10 30। लेकिन यहां पर क्या हुआ, इसका अणुभार जैसे 30 प्राप्त नहीं होगा अब ये। क्यों कि जो अणु बाहर निकल गए ना, उतना अणुभार इसका कम हो गया। कि जैसे मान लो 30, इसका मान लो 25 है, प्राप्त हुआ जाए छोटे अणु जैसे कोई भी हो, इसका क्या हो गया, जैसे 5 प्राप्त हो गया। इसका मतलब संघनन बहुलक में बहुलक का अणुभार यानी मोलिकुलर मास जो है एकलक इकाइयों के अणुभार के योग से थोड़ा कम प्राप्त होता है। ये थोड़ा याद रखना है आपको। तो सेकंड पॉइंट में क्या लिखोगे, योगात्मक में लिखोगे इन बहुलक का अणुभार सभी एकलक इकाइयों यानी मोनोमर, सभी एकलक इकाइयों के अणुभार यानी मोलिकुलर मास अणुभार के योग के बराबर प्राप्त होता है। योग के बराबर प्राप्त होता है। और इसमें क्या लिखोगे, योग से थोड़ा कम प्राप्त होता है, तो इसमें क्या लिखोगे कि इन बहुलक का अणुभार यानी मोलिकुलर मास सभी एकलक यानी मोनोमर इकाइयों के अणुभार के योग से थोड़ा कम प्राप्त होता है। थोड़ा कम प्राप्त होता है तो मतलब इसका अणुभार क्योंकि कम प्राप्त क्यों हुआ, तो साथ में छोटे अणु क्या हो गए, बाहर निकल गए, तो इसको योग से थोड़ा कम प्राप्त होगा, उसको क्या बोलेंगे, संघनन बहुलक कहेंगे। अब एग्जाम्पल याद रखनी है, कंपटीशन एग्जाम के लिए एग्जाम्पल आते हैं। 12th क्लास के लिए जैसे इनमें लिख दिया दोनों में अंतर बताओ दो, तो 2 अंतर लिख सकते हो आप। और वैसे अंतर आपको याद होनी भी चाहिए, कंपटीशन एग्जाम के अंदर अंतर को भी क्वेश्चन मार्क के लिख देते हैं कई बार। छोटे अणुओं का निष्कासन हो, कौन सा बहुलक है, संघनन बहुलक है। एग्जाम्पल याद रखें छोटे के लिए। अब एग्जाम्पल में क्या है, योगात्मक बहुलक है। इसके उदाहरण, अब देखो जिन बहुलकों के नाम के आगे पोली शब्द आ जाए, पोली शब्द किसी बहुलक के नाम के आगे आ जाए, पोली जिसके नाम के शब्द के आगे आ गया वो कौन सा हमेशा योगात्मक बहुलक कहलाएगा। पोली वाले सारे, कि जैसे पीवीसी पॉलीवाइनिल क्लोराइड, PAN पोली एक्रिलो नाइट्राइल, है ना, PS पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथीन, जिनके नाम में पोली आ जाए, पॉलीथीन, PTFE, आगे पढ़ेंगे पूरा, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन जिसको बोलते हैं टेफ्लोन। तो पोली वाले सारे कोई भी हो, सारे कौन से हैं, सभी योगात्मक बहुलक हैं।
इसके अलावा प्राकृतिक रबड़, ये भी योगात्मक बहुलक है। संश्लेषित रबड़, संश्लेषित रबड़, संश्लेषण जैसे ब्यूना एन, लिख लो आप सही, ब्यूना एन, ब्यूना एस, नियोप्रीन रबड़, एबीएस रबड़, एबीएस, एबीएस रबड़, एबीएस मतलब 3 इकाइयों से मिलकर बना है, एक्रिलोनाइट्राइल, ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन। आगे पढ़ेंगे पूरा। एबीएस रबड़, ये सारे कौन से संश्लेषित रबड़ है, ये भी सारे कौन से हैं, योगात्मक बहुलक की उदाहरण ये सारी। तो जिनमें छोटी इकाइयां नहीं निकले वो सारी योगात्मक है, ये सारी योगात्मक बहुलक है। जिनमें पोली नाम आ जाए, इस पोली के अलावा भी कुछ है, जैसे प्राकृतिक रबड़ है, संश्लेषित रबड़ में ब्यूनान, ब्यूनाएस, नियोप्रीन रबड़, एबीएस रबड़, ये सारे कौन से हैं, योगात्मक बहुलक के एग्जाम्पल है। इसके बाद संघनन, छोटे अणु साथ में बाहर निकल गए, छोटे अणु इसमें देखो एग्जाम्पल में 2-3 एग्जाम्पल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेकेलाइट, बेकेलाइट एक संघनन बहुलक है, जल के अणु साथ में बाहर निकलते चले जाएंगे जब निर्माण होगा तब। ऐसे टेरिलीन, इसको बोलते हैं डेक्रोन, इसके अंदर जब निर्माण होगा साथ में जल के अणु बाहर निकलते चले जाएंगे, टेरिलीन डेक्रोन। नाइलॉन 66, जब इसका निर्माण होगा साथ में जल के अणु बाहर निकलते चले जाएंगे, नाइलॉन 66 है। इसके अलावा सेलुलोज, जब बीटा डी ग्लूकोज से सेलुलोज का निर्माण होगा तब इकाइयां जुड़ेगी ग्लूकोज की, बीच में जल का अणु फरार यानी निकल जाएगा, तो जुड़ेंगे तब छोटे अणु निकल रहे हैं, तो संघनन है सेलुलोज। स्टार्च, अल्फा डी ग्लूकोज से बनेगा स्टार्च, तब भी बीच में जल के अणु बाहर निकल चले जाएंगे, तो स्टार्च भी कौन सा है, संघनन बहुलक है। प्रोटीन, जब एमिनो अम्ल आपस में जुड़कर पेप्टाइड बंध का निर्माण करते हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड वाला समूह COOH, एक एमिनो समूह NH2 से इधर H आया, COH से OH निकाला बाहर, H2 निकाला, CONH बच गया, पेप्टाइड बंध, वहां भी जल कणु बाहर निकला, तो प्रोटीन भी कौन सा है, संघनन बहुलक है। तो मतलब जिन बहुलकों में साथ में छोटे अणु बाहर निकलते चले जाए उनको क्या बोलेंगे, हमेशा संघनन बहुलक बोलते हैं। तो यानी निर्माण के आधार पर इसके 2 प्रकार है, योगात्मक और संघनन। तो ये आपको थोड़ा सा इसको याद रखना है, इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाफट उतार लिया आप सबने, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, आप साथ में नोटबुक रखें, उसमें साथ साथ उतारते चले जाएं। कई बार बोर्ड पे लिखना संभव नहीं होता, कुछ से 20% चीजें मैं सिर्फ ओरली बताता हूँ। अगर आपके पास बुक हो, नोटबुक हो, तो उसमें आप साथ में ऐड करते चले जाइए। तो आप साथ में नोटबुक रखें। तो इसको अब मिटा दूं क्या मैं, शुड आई रब दिस, मिटा दूं इसको, चलो इसको मिटा देता हूं अब मैं। इसके बाद तीसरा टाइप, थर्ड, बी के बाद तीसरा सी, और सी कौन सा है, बांटने का आधार तीसरा सी, तीसरा बेसिस कौन सा है, थर्ड है। तो एक तो हो गया प्राप्ति स्रोत के आधार पे, दूसरा क्या हो गया निर्माण के आधार पे, तीसरा लिखें सी, सी में लिखें एकलक इकाइयों के आधार पे बोल दे, क्या बोल दे, एकलक इकाइयों के आधार पर, एकलक इकाइयों के आधार पर बोल दे, या बोल दे इनके संगठन के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर यूनिट, यानी एकलक इकाइयों के आधार पे बोल दें, या इनको बोलते हैं संगठन के आधार पे बोल दें। अब इसके आधार पे इसके 2 प्रकार लिखे हमने, एक लिखा है समबहुलक होमोपोलीमर, और दूसरा क्या लिखा हमने, विषम बहुलक। इस विषम बहुलक का आगे एक नाम और अलग से पढ़ेंगे हम, सहबहुलक भी बोलते हैं, थोड़ा सा अलग से टाइप है सहबहुलक, हेट्रोपोलीमर या कोपोलीमर, हेट्रोपोलीमर या कोपोलीमर। तो विषम बहुलक, समबहुलक। अब देखो समबहुलक और विषम बहुलक कौन से हैं, एग्जाम्पल याद रखने। वैसे नाम तो देख के आप बता सकते हो, समबहुलक को परिभाषित करो, समबहुलक क्या है बता सकते हो, विषम बहुलक, विषम मतलब अलग, विषम बहुलक क्या है इसको भी आप बता सकते हो। तो सम मतलब समान,
वे बहुलक जिनमें जुड़ने वाली सभी एकलक इकाइयां एक ही प्रकार की हो, वो क्या कहलाएंगे? सारे समबहुलक। इसमें क्या लिखोगे? वे बहुलक जिनमें जुड़ने वाली सभी एकलक इकाइयां यानी मोनोमर समान होती है, यानी सेम। ऑल मोनोमर्स यूनिट्स आर सेम, सारी यानी मोनोमर एकल इकाइयां बिल्कुल सारी क्या समान। और इसमें क्या लिखोगे? वे बहुलक जिनमें जुड़ने वाली सभी एकलक इकाइयां, राइटिंग समझ में आ रही है क्या? फटाफट जो जल्दी में लिख रहा हूं, धीरे धीरे जमा जमा के लिखूंगा, टाइम लग जाएगा, तो आप थोड़ा समझ लेना इसको। एकलक इकाइयां समान नहीं होती। अब इसमें एग्जांपल लिखने, अब देखिए जैसे पीछे क्या नाम ने, योगात्मक बहुलक में जिन बहुलक के नाम के आगे पोली आ गया सभी योगात्मक है, वैसे ही जिन बहुलक के नाम के आगे पोली आ गया सारे क्या है? समबहुलक भी है। जुड़ने वाली सभी इकाइयां समान, जैसे पोली जिसके नाम के आगे आ गया सारे समबहुलक है। पीवीसी पॉलीवाइनिल क्लोराइड किससे बनता है? सिर्फ एक प्रकार की इकाई वाइनिल क्लोराइड से बनता है। PAN पॉलीपान, PN पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल किससे बनता है? एक्रिलोनाइट्राइल से बनता है। PS पॉलीस्टाइरीन किससे बनता है? स्टाइरीन से बनता है। पॉलीथीन किससे बनता है? एथीन से बनता है। जुड़ने वाले सभी इकाइयां समान है। प्राकृतिक रबड़ ये भी समबहुलक है, आइसोप्रीन का समबहुलक है प्राकृतिक रबड़, जिसमें आइसोप्रीन की इकाइयां एक लंबी श्रृंखला में जुड़ी रहती है, तो जुड़ने वाली सभी इकाइयां क्या है? समान है, आइसोप्रीन। ये भी प्राकृतिक रबड़ भी समबहुलक है। इसके अलावा अभी पीछे किया ना संघनन बहुलक के कुछ एग्जांपल वो समबहुलक के अंदर आते हैं, जुड़ने वाली इकाइयों के आधार पे। सेलुलोज है वैसे संघनन बहुलक है, लेकिन जुड़ने वाले सभी इकाइयां ग्लूकोज की है तो है समबहुलक वो। स्टार्च है अल्फा डी ग्लूकोज, सभी इकाइयां समान स्टार्च। ग्लाइकोजन है वो भी कौन सा है? सारे क्या है? समबहुलक है। तो यानी यहाँ पर स्टार्च सेलुलोज किस में आएंगे? ये समबहुलक में आएंगे। अभी ब्यूनायन ब्यूनास नहीं आएंगे, ब्यूनायन ब्यूनास अलग अलग दो इकाइयों से मिलकर बनते हैं। ब्यूनाएन ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल से, ब्यूना एस ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन से मिलकर बनता है। अलग अलग इकाइयां मिलने तो वो है, तो वो योगात्मक बहुलक, लेकिन यहाँ सम नहीं है वो। तो याद रखना सभी समबहुलक योगात्मक बहुलक नहीं होते, सभी योगात्मक सभी सम नहीं होते। हो सकता है योगात्मक सम हो सकता है समबहुलक योगात्मक हो। तो ये अलग अलग चीजें हैं, थोड़ा ध्यान रखना। तो ये थोड़ा याद रखने बताया मैंने कि सभी जिसके नाम के आगे पोली लग गया वो सारे योगात्मक बहुलक है, जिनके नाम के आगे पोली लग गया वो सारे कौन से हैं? समबहुलक भी है। तो जिनमें जुड़ने वाली सभी इकाइयां समान वो समबहुलक, और जिनमें जुड़ने वाली सभी इकाइयां समान नहीं है, मोनोमर सेम नहीं है, वो कहलाएंगे विषम बहुलक। अब विषम में एग्जांपल लिखें तो, उदाहरण लिखें तो, जैसे बेकेलाइट किसका बहुलक है? फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड, अलग अलग इकाइयां जुड़ी हुई, तो वो विषम बहुलक में आएगा। ऐसे टेरिलीन जिसको बोलते हैं डेक्रोन, टेरिलीन या डेक्रोन बोलते हैं, किसका है? एथिलीन ग्लाइकोल और टरथेलिक एसिड का है, तो वो कौन सा है? विषम बहुलक का उदाहरण है। ऐसे नाइलॉन 66 नाइलॉन 66 ये किसका है? दो इकाइयां जुड़ी है, 6 कार्बन दोनों इकाइयों में, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडीपी कमल से मिलकर बना है नाइलॉन 66। ऐसे नाइलॉन 610 दो इकाइयां है, 6 कार्बन, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन 6 कार्बन, 10 कार्बन सब्सिसिक एसिड जिसमें 10 कार्बन है, तो दो अलग अलग इकाइयों से मिलकर बना नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 किस में आएगा? वो आएगा समबहुलक में, नाइलॉन 6। ये केवल क्या है? कैप्रोलेक्टम से मिलकर बना है, यानी कैप्रोलेक्टिक में कहीं जुड़ी हुई है, तो वो नाइलॉन 6 है समबहुलक में। लेकिन नाइलॉन 610 कौन सा है? विषम बहुलक में। तो समबहुलक जुड़ने वाले सभी इकाइयां समान, विषम बहुलक जुड़ने वाले सभी इकाइयां क्या है? अलग अलग। एग्जांपल आपको याद रखने हैं, एकलक इकाइयों के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण, ये दो प्रकार आपको याद रखने हैं। उसके बाद इसका चौथा प्रकार, चौथा 4 नंबर, 4 में क्या करोगे? इसके संरचना के आधार पे करें। फोर्थ ये आपने उतार लिया होगा,
इसकी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब इसको मिटा देता हूं, है ना। इसके बाद फोर्थ इसका टाइप है, और फोर्थ कौन सा है, संरचना के आधार पर, यानी इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी बहुलक इकाइयां जो है वो जुड़ी हुई है, उनकी संरचना कैसी है, तो यानी मोनोमर जुड़कर किस प्रकार की संरचना का निर्माण कर रही है, उसके आधार पर इसके अलग अलग प्रकार है। उसमें चौथा डी, संरचना के आधार पर। और संरचना के आधार पे करें तो कौन सा, पहला रेखीय बहुलक, फर्स्ट कौन सा है, लीनियर पॉलीमर, रेखीय बहुलक। रेखीय बहुलक का मतलब जिन बहुलकों में एकलक इकाइयां जुड़कर एक लंबी श्रृंखला यानी लंबी रेखा के रूप में जुड़ी रहे, लंबी श्रृंखला का निर्माण करे, वो कौन सा है, रेखीय बहुलक में। इसके अंदर सारे क्या आ जाएंगे, जितने भी रेस से सारे है ना, वो कौन से सारे रेखीय बहुलक के अंदर आते हैं, सारे रेस से। रेस से अलग प्रकार पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर रेस से सारे किसमें आएंगे, रेखीय बहुलक में। जैसे संरचना बनाए थे ऐसे, इस तरह से बहुलक इकाइयां एक लंबी रेखा के रूप में इस प्रकार से व्यवस्थित रहती है, इस तरह से। ये कौन सा है, ये रेखीय बहुलक है। जैसे धागे सारे इसमें आएंगे, नाइलॉन 6, नाइलॉन सारे इसमें आएंगे जितने भी है। टेरिलीन, ये भी रेखीय बहुलक है। पीवीसी भी रेखीय, पीएनबी रेखीय, पॉलीस्टाइरीन भी क्या है, रेखीय। लेकिन पॉलीथीन जो है ना, इस पॉलीथीन के दो रूप है, ध्यान रखना, पॉलीथीन रेखीय भी और शाखित भी है। अब देखो, जब रेखीय संरचना बनेगी ना, जब रेखीय संरचना बनेगी तो अलग अलग श्रृंखलाएं जो है या लंबी रेखा के रूप में जो चेन है, वो चेन एक, उसके बाद दूसरी चेन बिल्कुल पास आ जाएगी, फिर तीसरी आ जाएगी, चौथी आ जाएगी, पांचवी, ऐसे बिल्कुल एक दूसरे के पास सट जाएगी। ऐसे सट जाएगी तो थोड़े से भाग में बहुलक की श्रृंखलाएं बहुत सारी समा जाएगी, वो जिसमें अवयवी कण, कंपोनेंट पार्टिकल या कंपोनेंट चेन बिल्कुल एक दूसरे के पास पास रहे, उसका हमेशा घनत्व डेंसिटी का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए पॉलीथीन के दो रूप है, एक बोलते हैं HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, एक होता है LDPE, लो डेंसिटी पॉलीथीन। एक होता है उच्च घनत्व पॉलीथीन, एक निम्न घनत्व पॉलीथीन। तो रेखीय श्रृंखला जो है ना, रेखीय वाला भाग, वो आता हमेशा उच्च घनत्व पॉलीथीन वाले में। तो यह पॉलीथीन का जो है ना HDP रूप जो है, HDPE बोलते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, उच्च घनत्व पॉलीथीन, हाई डेंसिटी। वो किसके अंदर आएगी, उच्च घनत्व पॉलीथीन किसके अंदर आएगी, वो रेखीय रूप के अंदर आएगी। तो जहां रेखीय संरचना वो रेखीय बहुलक कहलाते हैं। इसका सेकंड टाइप है दूसरा, संरचना के आधार पे दूसरा कौन सा था, लिखा हमने ब्रांच्ड, ब्रांच्ड हमने क्या लिखा इसको, शाखित बहुलक, ब्रांच्ड पॉलीमर। और शाखित बहुलक में है तो रेखीय वाले की तरह, लेकिन जब बहुलक श्रृंखलाएं बने, उन श्रृंखलाओं के साइड में इस प्रकार से छोटी श्रृंखलाएं और निकल जाती है, ऐसे इस तरह से साइड में ब्रांच निकलेगी ऐसे, इस तरह से। तो साइड में इस तरह शाखाएं निकली रही, उनको क्या बोलते हैं, शाखित बहुलक। अब देखो शाखित जा बन जाएगा ना, शाखित होते ही अब एक इकाई है, अब इसके पास दूसरी इकाई आएगी ना, तो बीच में शाखा है, वो एक शाखा क्या है, उस इकाई के उसको पास में नहीं आने देगी, थोड़ा उसको दूर रखेगी। और जहां बीच में गैप आ जाएगा, उसका घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी इसकी डेंसिटी कम होगी। तो पॉलीथीन का LDPE, निम्न घनत्व पॉलीथीन वाला रूप किसमें आएगा, वो शाखित में आएगा। तो ध्यान रखना, पॉलीथीन का जो है ना, पॉलीथीन में LDPE, लो डेंसिटी पॉलीथीन, निम्न घनत्व पॉलीथीन, वो किस में आएगा, सारा शाखित बहुलक के अंदर आएगा, निम्न घनत्व पॉलीथीन। इसके अलावा थोड़ा ये ध्यान रखना आपको, स्टार्च जो है ना, स्टार्च के हम आगे पढ़ेंगे ना, इसके यानी पॉलीमर के बाद हम पूरे चैप्टर पढ़ेंगे 12th क्लास वाले, और ये आपके रिट वाले के अंदर बहुत सारी चीजें रिट के अंदर भी आएगी, और बहुत सारी चीजें आपके अब इसमें सेकंड ग्रेड में भी आएगा, आगे फर्स्ट ग्रेड एग्जाम भी होंगे, तो 12th पूरी फर्स्ट ग्रेड के अंदर है। तो ये सारे चैप्टर फर्स्ट ग्रेड के अंदर आप पूरे डिटेल से काम आएंगे, वो इस हिसाब से पढ़ाएंगे हम आपको। तो यहाँ पर स्टार्च, जो स्टार्च के दो रूप पढ़ेंगे हम, जहाँ कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे वहाँ,
तो स्टार्च की दो प्रकार की संरचना होती है, एक रेखीय और एक साखित। रेखीय तो उसको बोलते हैं अल्फा एमाइलेज और साखित उसको बोलते हैं एमाइलोपेक्टिन। तो स्टार्च का अल्फा एमाइलेज भाग जो है ना, अल्फा एमाइलेज भाग या एमाइलोज बोलते हैं, वो भाग तो किसमें आता है, रेखीय वाले में। लेकिन स्टार्च का एमाइलोपेक्टिन भाग जो है ना, एमाइलोपेक्टिन भाग, ये किस में आएगा, ये साकित बहुलक में यानी ब्रांच वाले के अंदर आएगा। तो एक याद रखना आपको, एलडीपीई निम्न घनत्व पॉलीथीन, और याद रखना स्टार्च का एमाइलोपेक्टिन वाला भाग ये किस में आता है, साकित बहुलक में आता है। और इसका लास्ट तीसरा प्रकार है संरचना के आधार में, तीसरा कौन सा बताओ, तीसरा कौन सा है, हाँ साकित, तीसरा कौन सा है, साकित बहुलक यानी सॉरी ये साकित हो गया। तीसरा है इसमें क्रॉस बंध वाले, क्रॉस बॉन्ड जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तिर्यक बंध, तिर्यक बंध बहुलक यानी क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बोलते तिर्यक बंध बहुलक। अब तिर्यक बंध वाले में क्या है कि क्या करे कि तिर्यक बंध वाले में बहुलक के श्रृंखलाएं जो है, उन बहुलक श्रृंखलाओं के बीच में ऐसे क्रॉस बॉन्ड बन जाए, ऐसे इस तरह से बीच बीच में के क्रॉस बॉन्ड बन जाए ऐसे, जिनमें जिनमें ऐसे क्रॉस बॉन्ड बने रहे, ये क्रॉस बॉन्ड है ये। तो इसको क्रॉस बॉन्डेड, क्रॉस क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर या इसको तिर्यक बंध बहुलक बोलते हैं। तो ये इकाइयां आपस में टाइटली जुड़ी रहेगी, इसलिए बहुलक बहुत अधिक क्या है, स्ट्रॉन्ग और ताप दृढ़ यानी ताप के प्रति स्थायी होती है। और इसके अंदर तिर्यक बंध का एग्जाम्पल याद रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है इस पे कि तिर्यक बंध या क्रॉस बॉन्डेड बहुलक का उदाहरण है, तब याद रखना आपको। एक तो क्या है, बेकेलाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉस बॉन्डेड में बेकेलाइट। एक याद रखना है, प्राकृतिक रबड़ जो होता है ना, प्राकृतिक रबड़ होता है रेखीय, लिखा हमने, प्राकृतिक रबड़ क्या होता है, रेखीय बहुलक है। लेकिन प्राकृतिक रबड़ को आगे पढ़ेंगे पूरा, नेचुरल रबड़ में प्राकृतिक रबड़ को जब सल्फर के साथ गर्म करें ना, उस अवस्था में एक अंदर होता है क्या है कि सल्फर इन रबड़ इकाइयों के बीच में क्रॉस बॉन्ड बना लेता है, जिससे रबड़ की प्रत्यास्थता बढ़ जाती है। उसको बोलते हैं रबड़ का वल्कनीकरण, वोल्केलाइजेशन, रबड़ का वल्कनीकरण कहलाता है वो। तो रबड़ का वल्कनीकरण के दौरान बीच में क्रॉस बॉन्ड बन जाएंगे, तो वो कौन सा है, क्रॉस बॉन्डेड बहुलक है। वो कौन सा है, वल्कनीकृत रबड़, वल्केनाइज्ड रबड़ यानी वल्कनीकृत रबड़। ये भी किसमें आएगा, क्रॉस बॉन्डेड बहुलक के अंदर आएगा। वल्कनीकृत रबड़ यानी वोल्केलाइज्ड रबड़ किसके अंदर आएगा, तिर्यक बंध बहुलक के एग्जांपल याद रखें, बेकेलाइट और वल्कनीकृत रबड़। ये तो है चौथा प्रकार संरचना के आधार पे। इसके बाद करेंगे पांचवा, तो इसका पांचवा प्रकार है, तो ये चार प्रकार हो गए बहुलक के, उसमें पांचवा बांटने का आधार ई। और पांचवा कौन सा था बताओ, पांचवा कौन सा था, ताप के आधार पर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताप के आधार पर बहुलक के प्रकार। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर या ताप के प्रभाव के आधार पर बहुलक के प्रकार। और ये इसमें एग्जाम में 12th क्लास में तो हर बार क्वेश्चन आता ही आता है इसमें से। और वैसे कंपटीशन एग्जाम में इस पे हम एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल बहुत बार आता है इसमें, ताप दृढ़ बहुलक का उदाहरण है, तब बेकेलाइट या मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड का एग्जाम्पल 4 ऑप्शन में आपको मिलेगा। तो वहां पर ताप के आधार पे इसके कितने प्रकार लिखे हमने, कितने प्रकार लिखे हैं, ताप के आधार पे इसके दो प्रकार है। दो प्रकार कौन कौन से हैं, एक तो है ताप सुनम्य, जिसको ताप सुघट्य, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक, जिसका इंग्लिश का नाम हिंदी में लिखा हुआ मिलता है हमेशा। और दूसरा कौन सा है, ताप दृढ़ बहुलक, जिसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार है, दोनों को हम अंतर के रूप में करेंगे। अब देखो पहला एक तो है ताप सुनम्य, ताप सुनम्य जिसको थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं, ध्यान रखना, थर्मोप्लास्टिक। और दूसरा इसका टाइप है वो कौन सा है, ताप दृढ़ बहुलक। और ताप दृढ़ में, ताप दृढ़ के अंदर क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक।
और ये नाम हिंदी में लिखा हुआ आएगा, थोड़ा ध्यान रखें, थर्मोसेटिंग ऐसे। और ये नाम बहुत ही कम आता है, ये लिखा आता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, और ये सिर्फ थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। अब देखो दो टाइप है, ताप सुनम्य और ताप दृढ़। अब देखो दो प्रकार में, अगर बहुलक को हम गर्म करें तो उसको टेम्परेचर दें, गर्म करोगे तो वे बहुलक जिनको गर्म करने पर जो आसानी से पिघल जाए, आराम से पिघल जाए, वो कौन से कहलाएंगे? ताप सुनम्य। फिर ठंडा किया तो वापस क्या हो गए? सॉलिड यानी ठोस बन गए, जम गए। फिर जमे को वापस गर्म किया तो वापस पिघल गए। इसका मतलब उसको हम एक बार अगर आपने बहुलक से बनी हुई कोई वस्तु काम में ली, और काम में लेने के बाद अगर वो वस्तु खराब हो गई तो क्या करेंगे? उसको हम फेंक देते हैं कई बार। फेंकने के बाद कचरा बीनने वाले आते हैं ना, कई बार तो कचरा बीनने वाले उसको कचरा बीन के कचरे के साथ ले जाते हैं बाहर, उस कचरे को भेज देते हैं फैक्ट्रियों में। और फैक्ट्री वाले क्या करते हैं? उस खराब हुई वस्तु को दोबारा गर्म करके पिघलाते हैं, दोबारा उनको सांचों में डालते हैं, और दोबारा सांचों में डालने के बाद इसका दोबारा नए वस्तु के रूप में इसका रूपांतरण हो जाता है। इसका मतलब ताप सुनम्य बहुलक या थर्मोप्लास्टिक जो है, इसको गर्म करने पर आसानी से पिघल जाते हैं, और इनको गर्म करके वापस पुनः सांचों में डाला जा सकता है। और जो दोबारा सांचों में डल गए, इसका मतलब इसका रीयूज यानी इसका पुनः उपयोग भी किया जा सकता है। लेकिन ताप दृढ़ जा नाम आ जाए ना, ताप दृढ़, ताप दृढ़ बहुलक का नाम आते क्या होगा? देखो ताप दृढ़ में क्या है? ताप दृढ़, ताप के प्रति मजबूत। यानी अगर ये बहुलक है, इनको गर्म करोगे ना, तो पहली बार गर्म करोगे तो ये थोड़े पिघल जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, पिघल जाएंगे। लेकिन जब ठंडा करोगे, ठंडा करने के बाद बिल्कुल जम जाएंगे, सोले बिल्कुल क्या रिजिड, कठोर हो जाएंगे ये। अब फिर दोबारा गर्म करोगे तो फिर ये पिघलेंगे नहीं। इसका मतलब एक बार अगर इनको आपने मेल्ट यानी पिघलाकर जिस सांचे में डालकर इसका जो आपने रूप दे दिया, वो रूप इसका फिक्स हो गया, फिर इसको दोबारा गर्म करके आप दोबारा सांचों में डाल के इसका उपयोग नहीं कर सकते। अगर आप जबरदस्ती करोगे, ज्यादा गर्म करोगे, बहुत तेज गर्म को धीरे धीरे जलना स्टार्ट हो जाएंगे तो जल जाएंगे वो, लेकिन इस सांचे में नहीं डलेंगे। इसका मतलब इनका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। वो कौन से होते हैं? ताप दृढ़ बहुलक। इसमें हम क्या लिखेंगे? ताप सुनम्य में क्या लिखेंगे? यानी ताप के प्रति क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं, यानी ताप के प्रति संवेदनशील। संवेदनशील का मतलब यहां अलग अर्थ है। संवेदनशील मतलब जल्दी पिघल जाती है, और ये क्या है? ताप के प्रति कठोर, दृढ़। ताप के प्रति क्या ये दृढ़ है। और इनमें क्या लिखोगे ताप सुनम्य में? कि इनको गर्म कर पिघलाया जा सकता है, यानी मेल्ट किया जा सकता है, पिघलाया जा सकता है, तथा पुनः सांचों में डालकर, यानी फिक्स स्ट्रक्चर में सांचों में डालकर इनका पुनः उपयोग किया जा सकता है। पुनः उपयोग किया जा सकता है, तो वो कौन से है? ताप सुनम्य या थर्मोप्लास्टिक कहलाएंगे, ताप सुनम्य बहुलक, जिनका दोबारा उपयोग किया जा सके। और ताप दृढ़ में क्या लिखोगे? कि इनको गर्म कर पुनः पिघलाया नहीं जा सकता, यानी दोबारा मेल्ट नहीं कर सकते, पुनः पिघलाया नहीं जा सकता, तथा इनका पुनः सांचों में डालकर उपयोग नहीं किया जा सकता, यानी इसका दोबारा रीयूज नहीं कर सकते, दोबारा इसको उपयोग में नहीं ले सकते। तो मतलब ताप के प्रति संवेदनशील, ताप के प्रति स्थायी, गर्म करने पिघल जाएंगे, दोबारा सांचों में डाल लो, दोबारा काम में ले सकते हो। लेकिन ताप दृढ़ में ताप के प्रति स्थायी, दोबारा गर्म करके इसको पिघला नहीं सकते, और इसका मतलब दोबारा सांचों में डाल के इसका पुनः दोबारा उपयोग नहीं हो सकता। तो क्या कहलाएंगे? ताप
दृढ़ बहुलक कहलाएंगे। अब देखो ताप संयम में इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको, उदाहरण। देखो ताप दृढ़ जो है ना, उनके 2-3 एग्जाम्पल याद रख लो, बाकी जो बच के सारे ताप संयम के अंदर आएंगे। और इसके अंदर ताप दृढ़ के अंदर एक तो याद रखना बेकेलाइट, बेकेलाइट एक तो क्या है, बेकेलाइट है, और एक है मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। इसका इंग्लिश का नाम भी यही है, हिंदी का नाम भी यही है, मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। बेकेलाइट, दूसरा क्या है मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ये थोड़े आपको याद रखने हैं। और ये दोनों कौन से बहुलक है, दोनों ताप दृढ़ बहुलक, ताप के प्रति बहुत अधिक क्या है, स्थायी है। और इनमें इधर वाले में देखो, इधर वाले में पीवीसी, PAN है ना, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथीन, नाइलॉन 66, नाइलॉन सभी 6 भी है, 610 भी है, नाइलॉन के सभी रूप है, टेरिलीन, डेक्रोन जिसको बोलते हैं, टेरिलीन को डेक्रोन, या प्राकृतिक रबड़, संश्लेषित रबड़, सारे किस में आएंगे, सारे किस में आते हैं, ताप संयम्य बहुलक में आएंगे। बेकेलाइट और मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड किस में आएंगे, ताप दृढ़। ये दो एग्जांपल तो याद कर लो, ताप दृढ़ बहुलक का उदाहरण है। ऑप्शन में आ जाए तो दो आपको लिखे मिलेंगे, इनमें दो में से कोई एक आ जाए तो आपको टिक करना है, या एक से क्वेश्चन बोल ताप दृढ़ बहुलक का उदाहरण लिखिए, तब आपको बेकेलाइट या मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड। बेकेलाइट का उपयोग जो होता है ना, वो अधिकतर क्या है, पहले करते थे इसमें विद्युत के बल्ब, ये विद्युत के जो बटन जो बनाते हैं ना, स्विच है, उनको बनाने के लिए पहले बेकेलाइट का उपयोग करते थे। देखो पहले से आता बड़ा सा एक खटका, ऐसे इस तरह से आता था बड़ा सा, इसके ऊपर लगा रहता था यूं, जिसको ऊपर नीचे कट कट करते थे हम, वो किसका बना होता, बेकेलाइट का बना होता था। आजकल बेकेलाइट के स्विच कम बनते हैं, स्विच किसके बनाते हैं अधिकतर आजकल, मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन के बनते हैं स्विच, लेकिन बेकेलाइट का यूज भी होता है। अब देखो घरों में जो लाइट के स्विच है, उनको आप गर्म करो, गर्म करोगे तो पिघलेंगे नहीं वो, देखते हो लाइट कहीं स्पार्किंग हो जाए तो वो जल जाते हैं, पिघलते नहीं है, बिल्कुल क्या है आग लग जल जाएंगे, खराब हो जाएंगे वो, उसको आप बाहर निकाल के चाहे आप गर्म करके देख लो, जलाओगे तो वो पिघलेंगे नहीं, धीरे धीरे के जलना स्टार्ट हो जाएंगे और खराब हो जाएंगे वो, तो उसको दोबारा को यूज में नहीं ले सकते। वो कौन सा है, मेलामिन और बेकेलाइट है। या घरों में किचन जो होता है ना, किचन में जो भी आप बर्तन काम में लेते हो, उन बर्तनों के हैंडल जो होते हैं ना, यानी हत्थे जो लगे रहते हैं, उसके ऊपर एक प्लास्टिक सा यानी रबड़ सा चढ़ा रहता है, वो रबड़ होता है क्या है, वो बेकेलाइट होता है। वो बहुत अधिक गर्म करने पर भी क्या है, वो पिघलता नहीं है वो बेकेलाइट। तो वो कौन सा बहुलक है, वो ताप दृढ़ बहुलक का उदाहरण है ये। तो ताप के आधार पर दो प्रकार है, ये दोनों आपको थोड़े याद रखने हैं, इनके एग्जाम्पल याद रखने, ये इंपॉर्टेंट है। और ये आप थोड़ा जल्दी लिख लो, इसका ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट जल्दी से। इसके बाद लास्ट प्रकार करते हैं छठा, कर लिया इसको, इसके बाद अगला देखो छठा प्रकार, तब तक लिखता हूं मैं यहाँ, तब देख लो छठा प्रकार कौन सा है, बताओ छठा कौन सा है, आणविक आकर्षण के आधार पे, पूरा नाम लिख लेना आप, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, यानी बहुलक इकाइयों के मध्य लगने वाले आणविक आकर्षण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर फोर्सेज बिटवीन पॉलीमर यूनिट, यानी बहुलक इकाइयों के मध्य लगने वाले आणविक आकर्षण के आधार पे। और इसके आधार पे इसके कितने प्रकार लिखे हमने, दो प्रकार लिखे हैं, दो में एक तो क्या लिखा हमने, प्रत्यास्थ बहुलक, इलास्टोमर, और एक हमने क्या लिखा है, रेसे, फाइबर रेसे। प्रत्यास्थ बहुलक यानी वे बहुलक जिनमें प्रत्यास्थता पाई जाती है, यानी जिन बहुलक को अगर आप खींचो तो ये खींचने पर क्या लंबे हो जाते हैं, और छोड़ने पर क्या है पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आते हैं। मतलब बहुलक इकाइयों के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है, यानी मोलिकुलर फोर्सेज है, अगर आप खींचोगे तो ये फोर्स थोड़ा यानी कम हो जाएगा, तो ये लंबे हो जाएंगे, छोड़ते ही वापस क्या फोर्स वापस खींच लेगा तो वापस अपनी उसी जगह आ जाएंगे। यानी इन इकाइयों के मध्य आणविक आकर्षण होने से ये अपने आकार में परिवर्तन कर सकते हैं, इसलिए अगर इनको आप खींचोगे तो लंबे, ऐसे लिख सकते हो आप, इन बहुलकों को खींचने पर ये लंबे हो जाते हैं और पुनः छोड़ने पर अपना प्रारंभिक स्थान ग्रहण या प्रारंभिक अवस्था ग्रहण कर लेते हैं, उनको बोलते हैं प्रत्यास्थ बहुलक। इसके अंदर सारे क्या आएंगे, रबड़ सारे इसमें आएंगे, प्राकृतिक संश्लेषित रबड़ किसमें आते हैं,
प्रत्यास्थ बहुलक के अंदर आते हैं। फिर एक रेशे, और रेशे के अंदर फाइबर। इन इकाइयों के मध्य लगने वाला आणविक आकर्षण इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इनकी सामर्थ्य और मजबूती दृढ़ता ज्यादा होती है। इनमें सामर्थ्य अधिक होती है, इनकी दृढ़ता भी ज्यादा होती है, इसलिए इनका गलनांक का मान क्या होता है, इनका इन मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा और शार्प होता है, तीक्ष्ण। एक निश्चित मेल्टिंग पॉइंट होता है, पिघल जाएंगे ये। तो यानी इनका गलनांक का मान, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, सामर्थ्य अधिक होती है, दृढ़ता होती है, और इनको खींचने पर लंबे नहीं होते हैं। जितने भी रेशे है ना, नायलॉन 66, नायलॉन 6, नायलॉन 610, टेरिलिन, डेक्रोन, जो है ना, सारे किस में आएंगे, सारे रेशों के अंदर आएंगे। इसका मतलब बहुलकों को बांटने के ये 5 आधार लिखे हमने। प्राप्ति स्रोत के आधार पे, दूसरा क्या है, संगठक इकाइयों के आधार पे लिखा है, तीसरा निर्माण के आधार पे लिखा है, चौथा क्या लिखा है, संरचना के आधार पे लिखा है, पांचवा ताप के आधार पे लिखा है, छठा क्या लिखा हमने, आणविक आकर्षण के आधार पे लिखा है। और इन सब के अलग अलग क्या है, प्रकार है, और इन प्रकारों में आपको एग्जाम्पल ढंग से याद रखने, और इनमें अंतर जो मैंने अलग से करवाए, किस किस बहुलक के बीच अंतर है, वो अंतर ढंग से याद रखनी है। जो चीज याद रखनी है वो मैंने आपको अलग से फोकस किया इस पे, तो थोड़ा सा इस चीज को ढंग से याद रखनी है। और क्लासिफिकेशन में से बहुलक का जहाँ क्वेश्चन आता है, सबसे पहले एग्जामिनर क्वेश्चन क्लासिफिकेशन में से ही उठाता है, इसलिए क्लासिफिकेशन को थोड़ा हमें ढंग से करना है, थोड़ा ढंग से याद करो। और इससे बाहर अगर क्लासिफिकेशन में क्वेश्चन आता है, इससे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो यहाँ तक आप करें, एक बहुलक है क्या और एक बहुलक का क्या हो गया, क्लासिफिकेशन, यानी इसका हो गया वर्गीकरण। तो आज का हम यहीं तक रखेंगे। कल अगले या जैसे नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसके अंदर हम बहुलक के अंदर एक तो रबड़ पढ़ेंगे, प्राकृतिक रबड़ कैसे बनाते हैं, कैसे बनाने का तरीका कहाँ से प्राप्त होता है, एक संश्लेषित रबड़ कौन से हैं वो करेंगे। उसके बाद कौन कौन से बहुलक है, उनकी यूनिट कौन कौन सी है, कैसे बनता है, उनको हम बना बना के लिखेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, वो फर्स्ट ग्रेड में एक बार क्वेश्चन आया था, नायलॉन 66 की संरचना बना दी, उसके सही रूप कौन सा या कौन सा गलत है। तो आपको थोड़ी स्ट्रक्चर भी आनी चाहिए, कैसे करेंगे और करने का तरीका बताएंगे आपको। उसके बाद कुछ बहुलक के 2-4 यूज भी याद रखने। लास्ट में बहुलक का अनुभार, औसत संख्या, औसत अनुभार, भार औसत अनुभार। फिर यानी जैव निम्नीकृत और अजैव निम्नीकृत बहुलक लिखेंगे कुछ। उसके बाद ये आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगला शेष जो पार्ट है वो नेक्स्ट अगले सेकंड पार्ट में, सेकंड वीडियो करेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास सेकंड वीडियो का इंडिकेशन जल्दी पहुंच जाए। और कल कहने मतलब नेक्स्ट वीडियो है वो तुरंत फटाफट आएगा आपके पास। ये जब तक आप ये याद करोगे तब तक अगला वीडियो आ जाएगा। धन्यवाद।